आरव के गद्य भाग का आज आप लोगों का पाठ है गलता लोहा। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। यह आंचलिक साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनकी रचनाएं हैं वह आंचलिक शब्दों से ही युक्त सी प्रतीत होती हैं, जैसे कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये इनकी कहानी संग्रह हैं। शब्द चित्र भी हैं इनके। एक पेड़ की याद। शेखर जोशी को नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। यह अपनी कहानियों को या अपनी रचनाओं को यथार्थवादी शैली में लिखते हैं, क्योंकि आंचलिक साहित्यकार हैं। हिंदी के साथ साथ आंचलिक शब्दों का इनकी रचनाओं में बहुतायत प्रयोग होता है। अपनी रचनाओं में यह ऐसी समस्याओं को उठाते हैं जो समाज को बहुत विचलित करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं, और निष्कर्ष अपनी रचनाओं के माध्यम से यह निकालते हैं कि उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को दूर करके एक स्वच्छ समाज की स्थापना की जा सकती है। प्रस्तुत पाठ गलता लोहा भी ऐसी ही एक कहानी है। यहाँ यह दो बालकों की कहानी है। एक का नाम, दो बालकों में से एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम धनराम। मोहन एक पंडित का बेटा है, धनराम एक लोहार का बेटा है। इस पूरे पाठ में उन्होंने संवाद शैली का भी प्रयोग किया है और अंततः निष्कर्ष निकाला है कि व्यावसायिक रूप से जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। यह जो पुरानी व्यवस्था है जाति प्रथा की, वर्तमान में तो यह सब नहीं है। योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। कहीं कहीं आरक्षण इस व्यवस्था को बिगाड़ता है, लेकिन अधिकांशतः यह है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि एक मोहन नाम का जो ब्राह्मण का लड़का होता है, वह वास्तव में उसमें एक इंजीनियर के गुण होते हैं, और धनराम नाम का जो लड़का होता है, लोहार का पुत्र है, वह एक ऑटोमेटिकली ही इंजीनियर कहा जाएगा, क्योंकि वह बर्तन बनाने का काम करता है। छोटे से गांव में रहता है और वहीं वह बर्तन बनाने का काम, विभिन्न प्रकार के औजार बनाने का काम करता है। कहानी इस प्रकार है। कहानी का यहाँ पर मुख्य पात्र मोहन को लिया गया है। मोहन के पिता बंशीधर, मोहन के पिताजी का नाम बंशीधर है। वह पुरोहिताई का कार्य करते हैं, परंतु अब वे बूढ़े हो गए हैं। जिस प्रकार वह जवानी में तप, व्रत और उपवास करके पूजा पाठ यानी पुरोहिताई का काम पूरा कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं। एक बार उन्हें अपने किसी यजमान के घर रुद्री पाठ करने का निमंत्रण मिला, और रुद्री पाठ भी उनको गणनाथ के मंदिर में जाकर के करना पड़ता था। गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा जिले में है। यह शिवजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल भी है। यहाँ शिवजी का अस्तित्व साक्षात मानते हैं। वह अपने बेटे से कहते हैं कि तू पढ़ लिख जा, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ गया है। पंडिताई का काम ये जो मैं करता हूँ, इससे परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है, इसलिए पढ़ लिख करके कुछ नौकरी चाकरी कर ले तो उससे तेरा भी भविष्य सुधर जाएगा। वह स्कूल जाता है। वहाँ उसके साथ धनराम नाम का एक लड़का पढ़ता है, यानी क्लास में पढ़ने वाला, क्लास का साथी है। धनराम उसका सहपाठी होता है। वह दोनों स्कूल में साथ पढ़ने जाते हैं, परंतु मोहन कुछ होशियार होता है, पढ़ने लिखने में कुछ तेज होता है, और धनराम कुछ कमज़ोर होता है।
मास्टर त्रिलोक उनके अध्यापक हैं। त्रिलोक सिंह नाम के एक अध्यापक हैं, वह उनको पढ़ाते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर मोहन को क्लास में सबसे आगे बिठाते हैं, उसको कक्षा का मॉनिटर भी बनाते हैं। जहाँ जिस बच्चे को प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं वो उसी से कहते हैं, जा भाई एक डंडा तोड़ ला, यानी किताब में लिख रखा है उसका नाम संटी तोड़ करके ले आ, और संटी ऐसी तोड़ के लाना कि जो प्रश्न का उत्तर न दे सके मैं उसके हाथों में तड़ातड़ मारूं, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। जब इसी क्रम में एक बार धनराम से पूछा गया तो धनराम बेचारा बता नहीं पाए। तो इस प्रकार जब धनराम बता नहीं पाया तो मास्टर साहब ने उसी से कहा, जा डंडा लेकर के आ, तुझे मैंने 13 का पहाड़ा सिखाना चाहा, तूने वो 13 का पहाड़ा याद भी नहीं किया, तुझे आया भी नहीं, अब तू फटाफट जा और उसके बाद एक डंडा लेके आ, तेरे में मारूंगा। धनराम ने अपने मास्टर साहब का कहना मानना था। मास्टर साहब तुरंत बोल रहे, क्यों रे धनुआ, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसे। मार खाने के बाद मास्टर साहब ने उसको जो यह व्यंग कसा कि तू पढ़ लिख नहीं सकता, इसका मतलब यही है कि तू पढ़ लिख नहीं सकता, तेरे पिताजी लोहार हैं और तू अपने पिताजी के बाद परंपरागत रूप से लोहारगिरी का कार्य ही संभालेगा, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। और मास्टर जी ने उसको धड़ाधड़ 2-4 लगाए। 2-4 लगाने के बाद अपने झोले में से 4-5 दरातियाँ निकाली और कहा कि ले तू इनको कल धार लगा करके ले आना, यानी तेज करके ले आना। कक्षा में दोनों जने साथ बैठते, साथ पढ़ते। साथी होने के बाद भी धनराम मोहन को अपना मित्र मानता, वह उससे चिढ़ता नहीं था, नहीं उसको वह अपना प्रतिद्वंदी मानता था, क्योंकि उसने अपने समाज में यह सुना हुआ था कि यह पंडित का लड़का है, इसमें ज़्यादा बुद्धि है, यह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। तो वह यानी धनराम यह मानता था कि मोहन का तो पढ़ने और आगे बढ़ने का जन्मजात अधिकार है, अपने को वह ऐसा नहीं मानता था। लेकिन दोनों मित्रों में प्रेम था, ये नहीं कि एक दूसरे को देख करके चिढ़ें। लेकिन थोड़ा समय बीतता गया इसी प्रकार से। बड़े होते ही धनराम अपने पिता गंगाराम के साथ धौंकने फूकने, सान लगाने, घन लगाने आदि का काम करने लगा। पिता ठीक से काम न करने पर उसको डांटते थे, कभी कभी पीट भी देते थे। परंतु जब गंगाराम की मृत्यु हो गई तो धनराम पिताजी के आफर मतलब जहाँ धनराम का कार्यालय हम इसको, जहाँ वह काम करता था, जहाँ दराती इत्यादि का काम होता था, उसको तेज करने का काम, उस पर धार लगाने का काम और छोटे मोटे गांव के औजारों को बनाने का काम। तो धनराम अपने पिताजी के स्थान पर बैठ कर के अपना काम करने लगा और वह काम में निपुण भी हो गया था, पारंगत भी हो गया था। और जबकि उधर मोहन पढ़ने में अच्छा था, तो प्राइमरी की शिक्षा पूरी होते ही उसको छात्रवृत्ति भी मिल गई। उसके पिताजी बंशीधर तिवारी, यानी बंशीधर मोहन के पिताजी का नाम था, वो सोचने लगे क्या किया जाए, अब अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया जाए। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेजा। स्कूल घर से 4 मील दूरी पर था, ऊपर से मार्ग में एक नदी भी पड़ती थी। मोहन फिर स्कूल जाता। उसके पिता उसे पढ़ने वाले बालकों के उदाहरण देकर उसका हमेशा उत्साहवर्धन किया करते थे। एक दिन वह स्कूल से लौट रहा था और नदी पार कर रहा था, तब नदी का पानी इतना चढ़ गया कि उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे तैसे उसने अन्य लोगों की सहायता से नदी पार की। मोहन के पिता
बंशीधर तिवारी बहुत परेशान थे अपने बेटे को लेकर के। वह यह समझते थे कि बेटा होशियार है, लेकिन मैं उसके लिए ठीक प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। उन्हीं दिनों मोहन के गांव में, यानी बंशीधर तिवारी के गांव में लखनऊ से एक युवक आया था। उसका नाम रमेश था। रमेश ने मोहन के पिता से कहा कि आपका बेटा तो पढ़ने लिखने में ठीक है, इसलिए आप चाहें तो इसको मेरे साथ लखनऊ भेज दें। तो रमेश ने जब मोहन के बारे में बंशीधर से कहा तो वह निश्चिंत हो गए। उन्होंने मन बना लिया कि वे रमेश के साथ मोहन को भेज देंगे, और इस प्रकार मोहन लखनऊ चला गया। मोहन को लखनऊ भेजकर बंशीधर को जैसे उनकी समस्या का समाधान मिल गया। परंतु लखनऊ में मोहन की स्थिति अच्छी नहीं थी, और वहाँ जाकर के उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। वह बड़े शहर में पहुंचकर सहमा सहमा रहने लगा। वह घर में नौकरों की तरह काम करने पर विवश था। बड़ी जिद और मिन्नतों के बाद उसे एक साधारण से स्कूल में रमेश ने दाखिला करवाया, जो रमेश उसको लेकर के गया था। परंतु घर के कामों से वह दबता गया। मुश्किल से उत्तीर्ण भी हो गया, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो वह होशियार था ही, परंतु वह अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। गर्मियों की छुट्टी में मोहन घर आता। मोहन ने शहर की जिंदगी की असलियत को पहचान लिया, और विपरीत परिस्थितियों में उसने जीना भी सीख लिया। रमेश का मानना था कि आजकल बीए और एमए लोग नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इसलिए पैसे कमाने के लिए नौकरी पाने की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा का होना आवश्यक है। यही सोचकर रमेश ने, जो उसका संरक्षक बना हुआ था, उसने एक तकनीकी स्कूल में उसको भर्ती करवा दिया। 1.5-2 साल बाद तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद मोहन नौकरी की तलाश में इधर उधर चक्कर काटने लगा। बंशीधर गांव में बार बार सबसे कहते कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, परंतु जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो उनको भारी दुख हुआ। धनराम ने जब बंशीधर के बारे में बंशीधर यानी मोहन के पिताजी से पूछा कि मोहन कहाँ है, मोहन कैसा है, क्या है, मेरे बचपन का वह मित्र था, ऐसी बात वह मोहन के पिताजी से पूछना चाह रहा था। और साथ में धनराम ने कहा कि मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान हैं, वे कुछ न कुछ अवश्य बनेंगे। लेकिन बंशीधर को मोहन की स्थितियों का पता था, वे कुछ बोल नहीं पाए। निश्चित पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन अपने घर आया। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वह पिताजी के कहने पर कुछ दराती लेकर धनराम के आफर में, धनराम जहाँ गांव के लोगों के औजार बनाता और उनके औजारों को तेज करता, वहाँ गया। और वहाँ जाकर दोनों मित्रों ने एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठ कर के गप्पें सप्पें लगाई। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गड़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत बनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे उसकी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो, और कहने लगा, बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल सही कर देता, अर्थात तुमको आने की क्या ज़रूरत थी, मोहन तुम तो पढ़ लिख गए हो, ऐसा कहने का मतलब है। मोहन ने उत्तर में कुछ कहा नहीं, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा।
यानी अपने मित्र, बचपन का मित्र था धनराम, उसके साथ बैठा रहा। मास्टर त्रिलोक की बातें, त्रिलोक सिंह जो उनके मास्टर थे, उनकी बात दोनों लोग याद करते, कहते कि कक्षा में कैसे धन सिंह मास्टर हमको मारा करते थे और मोहन तुमको कैसे सबसे आगे बिठा देते थे, सीट में सबसे आगे तुमको बिठा के कक्षा का मॉनिटर तुमको नियुक्त किया था और मुझे कैसी बातें सुनाते थे, कहते थे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे धनुआ, तुझे विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इस प्रकार की बातें। मोहन अपने मन में यह सोच रहा था कि धनराम तो अपना कुछ न कुछ कार्य कर ही रहा है और मैं पढ़ लिख करके इस प्रकार बैठा हुआ हूँ। लेकिन उधर धनराम भी सोच रहा था कि यह पढ़ा लिखा है। कौन? मोहन पढ़ा लिखा है और सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोग तो शिल्पकार टोलों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। यह जो मोहन मेरा बचपन का मित्र है, यह मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। धनराम के मन ही मन में यह विचार उठ रहा है। लेकिन ऐसा सोचते सोचते लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर वह धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ से सडसी अर्थात लोहे की छड़ को पकड़ने वाला औजार सडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता है तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पाता है। मोहन कुछ देर तो धनराम को देखता रहता है, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते हुए मानो अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोल रूप दे डाला। यानी अपने इस कार्य से, समाज विरोधी कार्य यह हुआ कि वह ब्राह्मण टोले का लड़का था और वह लोहार टोले के लड़के के पास जा कर के उसके हाथ से उसकी काम करने की हथौड़ी छीन करके एक गर्म लोहे को इस प्रकार निश्चित रूप दे करके समाज विरोधी कार्य कर दिया, यानी ब्राह्मण टोले के विरुद्ध कार्य कर दिया। ऐसा कार्य करते हुए देख करके धनराम बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन धनराम मोहन के इस कार्य का विरोध करता उससे पहले ही मोहन ने इतनी फुर्ती से वह सब कार्य कर दिया, यानी लोहे की छड़ को गोलाई का एक निश्चित आकार दे दिया। धनराम बेचारा देखता ही रह गया। परंतु मोहन का यह कार्य लोहार का कार्य न समझ करके एक सर्जक का कार्य, जो सृजन करता है, जिसको सामान्य भाषा में एक इंजीनियर यानी जो एक मशीन बनाता है, उसका कार्य मान लेंगे तो यह व्यवहारिक भी होगा और जीविकोपार्जन का एक साधारण सा साधन भी माना जाएगा। ये छोटे बड़े परंपरागत कार्यों के आधार पर ही चलना, यानी पुरोहित का बेटा पुरोहित ही बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, ये जो हमारी प्राचीन रूढ़िवादी सोच है, इसे बदलना ही चाहिए। धीरे धीरे सामान्यतया ये परंपराएं बदल रही हैं। कुछ हद तक आरक्षण को छोड़ करके बाकी लोग अपनी योग्यता के आधार पर विभिन्न उच्च पदों को प्राप्त कर रहे हैं।